बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 8th की साइंस के अंदर वो है ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग। अब ओजोन पहले मैं बताऊँ चाहिए ओजोन क्या है। ओजोन जो है ना, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी, ऑक्सीजन की। अब एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप ये होता है कोई भी एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा जो है ना फॉर्म में सेम फिजिकल स्टेट में क्या हो, एग्जिस्ट करे। अब देखें O2 जो है वो भी गैशियस स्टेट है और O3 भी कौन सी स्टेट है, गैशियस स्टेट है। अब ये दो मुख्तलिफ फॉर्म है लेकिन सेम फिजिकल स्टेट है, तो ये हम कहेंगे ये क्या है, एलोट्रॉप है। इस तरह हमारे पास सल्फ़र के एलोट्रॉप आते हैं, वो सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाते हैं, जैसे रोम्बिक है, उनकी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है ओजोन, ये एलोट्रॉप है किसका भला, ऑक्सीजन का। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है, O3 है। अब ये है कि ओजोन जो है ये कहाँ पाई जाती है। तो वैसे तो आप अगर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के अंदर से ना एक अजीब व गरीब किस्म की ना बू सी आनी शुरू होगी। तो कहते हैं कि ये ओजोन की जो है ना बन रही है बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन O2O से क्या होती है, वो कंबाइन हो जाती है और O3 बन जाती है। लेकिन ओजोन लेयर कहाँ होगी? ओजोन लेयर जो है ना ये आपको मिलेगी ज़मीन से तकरीबन 25 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक। यानी कि ज़मीन से हम कितने किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 25 से 35 किलोमीटर तक। अब होता ये है कि जो हम जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये जो जगह है, तो ये हमने इसको एटमॉस्फेयर से मुख्तलिफ जोन में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रेंज की वजह से, कि टेम्परेचर कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ हम रह रहे हैं ना, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, इससे ऊपर जो स्फीयर होगा वो हमारे पास क्या है, वो स्ट्रेटोस्फियर है। और स्ट्रेटोस्फियर में क्या होगी, ये ओजोन होगी, यानी कि उसकी 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर। तो अब वह है क्या कि अगर हम कहें कि ये हमारी ज़मीन है, तो 25-35 किलोमीटर के ऊपर यहाँ पे अब क्या होगी, ये ओजोन की लेयर होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर लिविंग थिंग्स को क्या करना था, बसाना था, जिंदा चीज़ों को, जिसमें इंसान भी है और एनिमल्स भी हैं। अब ओजोन एक किस्म का क्या था, ये फिल्टर था। किस चीज़ का फिल्टर? जैसे हमने पहले भी बात की है कि जो हमारे पास है ना, ये सन, सूरज, इससे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी कि जिनकी हम कहेंगे वेवलेंथ क्या है, वो स्मॉल है, वो आती हैं ज़मीन की तरफ। अब इसमें से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो हायर एनर्जी की भी हो सकती है, मिड रेंज एनर्जी की भी हो सकती है, लोअर एनर्जी की भी हो सकती हैं। अब अल्लाह ताला ने ये फ़िल्टर लगा दिया। ये फ़िल्टर क्या करेगा ओजोन का, कि जो हाई एनर्जी की हमारे पास क्या होंगी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होंगी, उनको ये क्या करेगा, ये रोक देगा। कौन भला? ओजोन। और जो हमारे पास होंगी लोअर एनर्जी की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, वो हमारे पास ज़मीन पर क्या हो जाएंगी, वो आ जाएंगी। तो हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर ये नहीं रोक सकता, ये ओजोन ना होती, तो तकरीबन यहाँ पे जितने लोग थे वो बीमार होते या जल जाते। तो ज़मीन पर लाइफ कायम करने के लिए ओजोन का होना क्या था, वो बहुत ही ज़रूरी था। तो ओजोन क्या कर रही है, फिल्टर कर रही है किसको, बड़ा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को। अब अगली क्लास में आप जाएंगे तो इसके 3 रीजन होंगे, ओजोन, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ये मिड स्ट्रेटोस्फीयर, फिर हायर स्ट्रेटोस्फीयर। हायर स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है ना, वो ओजोन को क्या कर रही होंगी, डिप्लीट कर रही होंगी, जिस वजह से वो उसमें कंज्यूम हो जाती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हायर एनर्जी की। जो मिड की आएंगी वो ओजोन लेयर की तरफ में आएंगे और यहाँ पे ओजोन बनेगी। ओजोन कैसे बनेगी कि मोनोटॉमिक ऑक्सीजन डाईएटॉमिक ऑक्सीजन से मिल के ये क्या बना देगी, O3 बना देगी। तो यहाँ पे उसके बाद जो हमारे पास लोअर एनर्जी की रेडिएशन होंगी अल्ट्रा वायलेट, वो कहाँ आ जाएंगी, वो ज़मीन पे आ जाएंगी, वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। लेकिन ये तो अल्लाह ताला ने ओजोन लेयर बना दी और हम फिल्टर भी हो गए और हम बच भी गए। लेकिन अब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, अब ह्यूमन एक्टिविटी क्या है कि हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर हैं ज़मीन के ऊपर, उसके बाद AC है, फिर एरोसोल स्प्रे है। तो इनके अंदर क्या इस्तेमाल हो रही है, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इन
स्प्रेज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, एसी के अंदर क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। और ये यहाँ से लीक हो के ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है ओजोन के पास। और जब ये CFCs जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCl3 इसका फार्मूला है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी और O3 को किस में कन्वर्ट कर देगी, O2 में कन्वर्ट कर देगी। अब O3 जो है वो O2 में कन्वर्ट होगी, जाहिर है कि यहाँ पे O3 क्या हो जाएगी, कम। O3 क्या है, ओजोन। तो ओजोन यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी। हम कहेंगे यहाँ पे क्या होना शुरू होगी, डिप्लीट होना शुरू होगी। और जहाँ पे डिप्लीशन हो रही होगी, ये होल सा बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, ओजोन होल। द रीजन वेयर ओजोन डिप्लीट इज कॉल्ड ओजोन होल। अब क्या है कि यहाँ से इस जगह से क्या होगा कि अब ओजोन की लेयर जो है वो क्या होती जाएगी, वो थिन होती जाएगी। अब थिन होती जाएगी तो मुकम्मल तौर पे अब क्या होगी, ये अल्ट्रा वाली रेडिएशन को फिल्टर नहीं कर सकती है। तो हार्मफुल अल्ट्रा वाली रेडिएशन जो है इस थिन लेयर से वो क्या होगी, वो ज़मीन पे पहुंच जाएंगी। और ज़मीन पे पहुंच के क्या करेंगे, अब अल्ट्रा वाली रेडिएशन सबसे ज़्यादा जो ज़मीन के ऊपर आ रही हैं वो दो जगह बहुत ज़्यादा हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आपने सुना होगा, वहाँ पे वर्ल्ड कप भी हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है ना, ये इस जगह पे हैं ज़मीन के, उनका डायरेक्शन वो वाली बनती है कि वो ओजोन होल के पास हैं और वहाँ से अल्ट्रा वाली रेडिएशन इनके पास बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा जो है ना वो न्यूजीलैंड के अंदर है। तो उसकी बेसिक वजह क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो हाई एनर्जी का अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होगी, जो ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्या हो रही है, वो ऊपर आ रही है। और इसके बाद आई प्रॉब्लम आ सकते हैं। आई प्रॉब्लम के अलावा जो है इसके अंदर क्या है कि जो कैंसर है, स्किन कैंसर, ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी हो सकता है। तो कैंसर की डेफिनेशन क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जहाँ भी हो, स्किन के ऊपर अगर होगी तो हम कहेंगे स्किन कैंसर है, अगर लंग्स में होगी तो लंग्स का कैंसर है, ठीक है। जहाँ भी ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी वो चीज़ क्या कहलाएगी, कैंसर कहलाएगी। अच्छा, अब क्या हो गया कि ये डिप्लीशन आ गई, डिप्लीशन की वजह से अब क्या हुआ है कि जो अल्ट्रा वाली रेडिएशन है वो कहाँ आ गई है, हायर एनर्जी की अल्ट्रा वाली रेडिएशन वो ज़मीन पे आ गई। अब ज़मीन पे आने की वजह से अब क्या हो रहा है कि इसका इफेक्ट क्या है। तो इफेक्ट्स इसका हम देखें तो पहला तो ये है कि ये क्या पैदा करेंगी, ये करेंगी स्किन कैंसर। दूसरा ये क्या करेंगी, आई प्रॉब्लम्स। तीसरा ये जो है ना क्लाइमेटिक चेंज भी कर सकती हैं। क्लाइमेट को ये क्या कर सकती हैं, ये चेंज भी कर सकती हैं। अब क्लाइमेट को चेंज कैसे कर सकती हैं, आप लोगों को पता है कि जब हवा जो है वो गर्म हो जाए तो वो लाइट हो जाती है, वो क्या होगा, वो ऊपर उठेगी और उसकी जगह लेने के लिए क्या आएगा, ठंडी हवाएं जो है ना वो उसकी जगह लेने के लिए आएंगी, जिसकी वजह से साइक्लोन बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंधियाँ आ सकती हैं। तो इस तरह से जो है ना ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है ना ये क्या करेगी, ये इफेक्ट करेगी। अगली क्लास में आप एक और भी पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास है ना, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, उन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये क्या करेंगे, उनको जो उनका होगा ना, क्या कहते हैं उसे, कि मिटोफाइट, उसको ये क्या कर सकती हैं, ये नुकसान पहुँचा सकती है, जिससे वो सीड पैदा करने की सलाहियत नहीं रखेगा। तो अगर सीड पैदा नहीं करेगा तो वो नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। बहर आप यहाँ तक ही रहें कि ज़मीन है, इस ज़मीन के तकरीबन 25 से 35 किलोमीटर की रेंज में, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, इस रेंज के अंदर मिड के अंदर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर कैसे बनी है, मोनोटॉमिक, एक एटम का ऑक्सीजन और दो एटम का ऑक्सीजन जो है यानी कि मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बनाई, O3। O3 का बेसिक फंक्शन ये था कि अल्ट्रा वाली रेडिएशन को क्या करती है, फिल्टर करती थी, ये आगे नहीं आने देती ज़मीन तक, क्योंकि ये हार्मफुल है। अब हो क्या रहा है कि रेफ्रिजरेटर, एसी, एरोसोल स्प्रे जो है इसके अंदर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3 है। ये क्या करती है, ये हम कहेंगे कि O3 के साथ रिएक्ट करके, ये यहाँ पे O3 है, O3 के साथ रिएक्ट करके उसको क्या करती है, कन्वर्ट करती है, डाइटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। डाइटॉमिक ऑक्सीजन के बाद ये सलाहियत नहीं है कि अल्ट्रा वाली रेडिएशन को रोक सके। तो जहाँ जहाँ पे O3 खत्म होती जाएगी उसे हम कहेंगे ओजोन होल और इसे कहेंगे ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिप्लीशन जहाँ पे होगी वहाँ पे अल्ट्रा वाली रेडिएशन जो है, हार्मफुल रेज वाली, वो कहाँ आ सकती हैं, वो ज़मीन पे आ सकती हैं, वो पैदा कर सकती हैं स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम और क्लाइमेटिक चेंज। तो अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक हमारा वो क्या है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में ये है कि हमारी जो ज़मीन है
ये अर्थ है हमारे पास, इसके इर्द गिर्द ये तो था दूसरा स्फीयर, ये पहला स्फीयर जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या है कि इसके इर्द गिर्द, ज़मीन के इर्द गिर्द गैसेस हैं और इन गैसेस के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं। वो कौन कौन सी है? CH4 मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और जो है ना कि कौन सी गैस होगी और हो सकती है इसके अंदर जो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेज हैं ये कौन सी गैसेज हैं? ये हैं ग्रीन हाउस गैसेज। अब क्या है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री लगी हुई है, इस इंडस्ट्रीज़ की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मीथेन गैस, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा के अंदर जो है वो क्या हो रही है? मज़ीद बढ़ रही है। यानी ये क्या हो रही है? ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, ये क्या हो रही हैं? ये इंक्रीज़ हो रही है। तो पहले जब हमने पढ़ा था कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि ये सन है, सन से ये कौन सी रेज आ रही है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन को क्या कर रही हैं? हीट कर रही हैं, और ज़मीन से जो निकल रही हैं वो निकल रही हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, जिनको ये वाली गैसेज जो है ये क्या कर लेती हैं? ये कर लेती हैं ट्रैप। अब जितनी गैसेस क्या होती जाएंगी? इंक्रीज होती जाएंगी, तो ट्रैपिंग जो है वो भी क्या होती जाएगी? वो भी इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से जो ज़मीन का टेम्परेचर है ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस, इंडस्ट्री तो बंद नहीं ना हो रही, आजकल तो कोरोना की वजह से बंद है, तो ये वापस आ रही हर चीज़, यानी कि अब डिप्लीशन भी कम हो रही है और ग्रीन हाउस गैसेस कम होने की वजह से क्लाइमेट भी वापस आ रहा है। लेकिन जब इंडस्ट्री चल रही थी तो क्या होगा कि हर साल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मज़ीद बढ़ती चली जाएगी, तो टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा? वक्त के साथ साथ उसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो कितना बढ़ता चला जाएगा? तकरीबन अगली क्लास में पढ़ेंगे 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर। हर साल इतना टेम्परेचर क्या होता है? वो इंक्रीज हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दुनिया जो है वो 10-20 साल के लिए तो नहीं ना है, ये तो हज़ारों साल के लिए, तो उससे देखेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा टेम्परेचर। अब क्या है जी कि इस टेम्परेचर इंक्रीज करने से होगा क्या? अब वो देख लेते हैं क्या होगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी? ये पहाड़ है, इनके ऊपर यहाँ पे ये बर्फ़ है और ये बर्फ़ ही है। अब जो बर्फ़ होगी जो पहाड़ के ऊपर है, जैसे आपने केटू पहाड़ के ऊपर देखे, तो ये कहलाएगी स्नो कैप, और सारा पहाड़ी बर्फ़ का है तो ये कहलाएगा ग्लेशियर। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा कि ये जो आइस कैप हैं और ग्लेशियर्स हैं, ये क्या होगा? ये मेल्ट होंगे, पहले से ज़्यादा मेल्ट होते हैं, हर दफ़ा मेल्ट होते हैं, लेकिन अब पहले से क्या होंगे? ज़्यादा मेल्ट होंगे। ज़्यादा मेल्ट होंगे कि तो ये पानी बनेगा। अब ये पानी कहाँ आएगा? ये आ जाएगा कैनाल्स के अंदर और रिवर्स के अंदर। अब कैनाल और रिवर्स के अंदर जब आएगा ये वाला पानी, तो ये पानी हद से क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो ये ब्रिम से बाहर निकलेगा। अगर ये ब्रिम से बाहर निकले, ब्रिम को ना किनारा, तो जब भी पानी कैनाल्स के किनारे से बाहर निकले, या हम कहेंगे कि रिवर के किनारे से बाहर निकले, तो हम कहते हैं ये क्या आ गया? ये फ्लड आ गया। इसका मतलब कैनाल रिवर्स में क्या आ जाएगा? फ्लड आ जाएगा, और फ्लड से क्या होगा कि इर्द गिर्द की जो आबादी है वो मुतासर होगी। अब ये रिवर कहाँ जाएगा? रिवर हम कहते हैं कि ये चला जाएगा जी, ये चला जाएगा सी में। तो अब ये पानी जो है ना, सी के पानी के जो वॉल्यूम होगा उसको भी क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। अगर उसको ये इंक्रीज कर देगा उस पानी को, तो उससे क्या होगा कि जो इर्द गिर्द की साहिली इलाके हैं, कोस्टल एरिया हैं, वहाँ पानी क्या होगा? वहाँ चला जाएगा। जैसे आप अगली क्लासेस के अंदर भी पढ़ेंगे कि ये मालदीव जो है, ये 100 साल के बाद कहते हैं कि इसके अंदर पानी ही पानी होगा, और यहाँ पे मालदीव के जजीरे हैं जो हैं, ज़्यादातर जजीरे जो हैं
जो आइलैंड्स हैं वो पानी में डूब जाएंगे ड्यू टू किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि वो जो पिघल रहे हैं और पिघलने की वजह से सी की जो वॉल्यूम है उसके अंदर क्या हो रहा है, वो इजाफा, सी लेवल जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो उसकी वजह से जो साथ वाले जितने भी कोस्टल एरियाज होंगे वो पानी में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब तीसरा जो है ये तो हो गया हमारे पास, फ्लड आ गया और सी लेवल आ गया। इसके अलावा क्लाइमेटिक चेंज इसके अंदर भी है। क्लाइमेटिक चेंज क्या होगा कि जाहिर है कि आपने एक सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ी हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो लाइट यानी कि एयर होगी, वार्म एयर होगी, वो कहाँ उठेगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी, और जो ठंडी हवाएं होंगी वो कहाँ आएंगी, वो उसकी जगह लेने के लिए आएंगी। इस वजह से साइक्लोन बन सकते हैं और टॉर्नेडो बन सकता है, ठीक है, और आंधियाँ आ सकती हैं। तो इसलिए क्लाइमेट भी क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमारे जो अब गर्मियाँ होंगी वो सख्त गर्मियाँ होंगी, जो सर्दियाँ होंगी वो सख्त सर्दियाँ होंगी। तो इस तरह जो ये वजह जो है किसकी वजह से है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है कि हर साल किसकी इजाफा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफा हो रहा है। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करेंगे, जो हीट निकल रही है किससे भला, अर्थ से, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये ट्रैप कर लेंगे, जिस वजह से क्या होगा कि इनका टेम्परेचर जो है जो अर्थ का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हर साल क्योंकि ऐसा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, स्नो कैप ग्लेशियर क्या होंगे, जो मेल्ट होंगे। मेल्ट होने से क्या होगा, केनाल और रिवर्स के अंदर फ्लड आएगा, और उसकी वजह से सी जो है उसके अंदर जो है पानी की मिकदार क्या हो जाएगी, लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कोस्टल एरियाज जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो सबमर्ज होंगे पानी के अंदर, और उसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज भी आ रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसे आप बुक से भी पढ़ें, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो अपने टीचर से जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है उनसे पूछ सकते हैं।